ठीक है, तो IIT जेईई का टफेस्ट टॉपिक बुलाते हैं इसे, तो परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग में एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, हर एक चीज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और इसके एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सही है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इसका मतलब क्या है। तो मतलब ये है बेसिकली, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज। बेसिकली चीजों को या फिर इवेंट्स को काउंट कैसे करना है, चीजों को या फिर इवेंट्स को काउंट कैसे करना है, उनके टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे काउंट करने हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है, तो बेसिकली आपके जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली आपके जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो ये इसके थ्योरी से होता है। सही है, अच्छा, तो ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है काउंटिंग प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले लिखो काउंटिंग प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल। सही है, अच्छा, अभी काउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, ये कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ थ्योरम नहीं है, ये एक आपका प्रोसीजर है कि एग्जैक्टली हमें चीजें काउंट कैसे करनी। तो हम इसे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट्स में एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, और वो क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करते करते आपको प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। तो ये जो काउंटिंग प्रिंसिपल वाला जो प्रिंसिपल है, ये भी मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सही बात है, अच्छा, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, क्या वर्ड ले लू, लेट्स से मैथ्स, MATHS। सही है, सपोज आई एम टेकिंग अ वर्ड मैथ, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं ये जो लेटर्स है, ये मैथ लेटर्स के जो वर्ड्स है, मैं इस लेटर्स को अदला बदली कर रहा हूँ, इस लेटर्स को अदला बदली कर रहा हूँ। बेसिकली करना क्या है, मैं इसे रीअरेंज कर सकता हूँ, मैं इसके लेटर्स को रीअरेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे टोटल कितने अलग अलग वर्ड्स बनेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, क्वेश्चन ये है कि मैथ लेटर के जो वर्ड्स है, आपको वो आपसे सॉरी मैथ वर्ड्स के जो लेटर्स है, आप सिर्फ वो लेटर्स को यूज कर सकते हो, और आपको 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने वर्ड्स पॉसिबल है। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways of the total words that can be made using the letters of word maths। तो क्वेश्चन क्लियर है। तो देख लीजिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें इसके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने जो इसके लेटर्स से बनेंगे। अच्छा, वर्ड जो है वो 5 लेटर का होना चाहिए, वर्ड जो है वो 5 लेटर का होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 स्लॉट्स बना दिए बेसिकली। यहाँ पे लेटर्स आएंगे, यहाँ पे लेटर्स आएंगे। अच्छा, ये पहले वाले स्लॉट में कितने लेटर्स आ सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे। इनमें से मुझे बेसिकली इनमें से कोई भी एक लेटर को चूज करके यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं, 5 5 आ सकते हैं यहाँ पे। सही है, अच्छा, सेकंड स्लॉट में कितने लेटर्स आ सकते हैं, कैन आई से यहाँ पे सपोज मैंने टी चूज किया, यहाँ पे मैंने टी चूज करके डाल दिया। अभी यहाँ पे कितने लेटर्स बचे हैं, कैन आई से 4 लेटर्स बचे हैं। हाँ, तो कैन आई से यहाँ पे 4 लेटर्स आ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 लेटर्स आ सकते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 लेटर्स आ सकते हैं, हाँ, यहाँ पे 2 लेटर्स आ सकते हैं, और यहाँ पे 1 लेटर्स आ सकते हैं। सही बात है, हाँ, ओके। तो तो कैन आई से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सही है, ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 5 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 is 120। तो इसका आंसर है 120। तो मैं ऐसे टोटल 120 वर्ड्स बना सकता हूँ, ऐसे में टोटल 120 वर्ड बना सकता हूँ। सही, अच्छा, ये सपोज ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, मतलब एक ही लेटर हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते, एक ही लेटर हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते। सही है, अच्छा, यहाँ पे ये जो आंसर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपीटेशंस नॉट अलाउड, repetitions not allowed। what if repetitions are allowed, what if repetitions are allowed, मतलब यहाँ पे फिर से मैं एक 5 लेटर वर्ड बना देता हूँ। तो मैं 5 लेटर्स के 5 स्लॉट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं अभी, कैन आई से 5। हाँ, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4। नहीं, अगर यहाँ पे मैंने टी यूज कर लिया तो क्या अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से टी यूज कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे रिपीटेशन तो अलाउड है। अच्छा, हाँ, रिपीटेशन अलाउड है ना, तो यहाँ तो पे यहाँ भी पे भी 5। 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 5 5। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैन आई से 5 raised to 5 आ जाएगा, 5 raised to 5 आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली लिखते हैं रिपीटेशंस अलाउड।
रिपीटेशन अलाउड। तो बेसिकली अगर लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड है तो मतलब अगर एक एच है तो 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, पांचों के पांचों बार आए, वो अलग काउंट किया जाएगा। एंड दैट्स द रीजन ये दोनों के अपने अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। सही है। तो अभी इसी प्रिंसिपल को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे बेसिकली, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज of arranging n distinct object। डिस्टिंक्ट का मतलब कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। सही है। हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ए डाल दिया तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, इट इज ईदर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इट इज ईदर इक्वल टू n फैक्टोरियल। अभी मैं तुम्हें n फैक्टोरियल इसके बाद बताऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ रहा था, इसके बाद बताऊंगा आपको फैक्टोरियल क्या है। तो इट इज ईदर इक्वल टू n फैक्टोरियल इफ रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, सही बात है। एंड इट इज इक्वल टू n रेज टू n, इफ रिपीटेशंस आर अलाउड, तो इतना क्लियर है। तो लिखो इतना, चलो सबसे पहले तो ठीक है, चलो इतना पढ़ लिया तो अभी सबसे पहले देखते हैं यार फैक्टोरियल है क्या लिखा है मैंने, उल्टा एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है ये क्या लिखा है। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले अभी इसके बाद पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। ये एक्चुअली पहले पढ़ाते हैं इसके, बट मुझे बताना था कि ये आया कहां से, ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स द रीजन मैं नहीं बताता। तो इसके बाद पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। तो n factorial is defined as n into n minus 1 into n minus 2। कहां तक जाएगा ये 1 तक जाएगा। बेसिकली एक नंबर है, उसका एक एक नंबर कम करते जाओ और सारी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाता है आपका n फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे n जो है इट इज अ होल नंबर, ये होल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, ये होल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। बेसिकली 0 to n, n जो है वो 0 1 2 एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, तो क्या फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर्स के लिए डिफाइंड है? इसका आंसर है ना, फैक्टोरियल्स सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है ना वो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। गामा फंक्शन बेसिकली आता है, उसे गामा फंक्शन बुलाते हैं, जनरलाइज्ड फैक्टोरियल बुलाते हैं। बट अभी के लिए जो बच्चों वाला डेफिनेशन है वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे। n फैक्टोरियल, अगर कोई भी अपना n एक होल नंबर है, अगर n आपका एक होल नंबर है, तो उस केस में आपका n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n into n minus 1 अप टू ये 1 तक जाएगा। तो इतना क्लियर कि एग्जैक्टली फैक्टोरियल है क्या? हाँ। सही है। तो बेसिकली 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 1 तक ही जा रहा है तो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल क्या होगा आपका? 2 फैक्टोरियल होगा 2 into 1, कितना हो जाएगा ये 2। फिर आपका 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 3 into 2 into 1 which is nothing but 6। and then what is 4 factorial? 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1 कितना हो जाएगा? 24 and so on। तो can you calculate the factorial now? ठीक है, तो लिखो इतना सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टोरियल नोटेशन, ये था बेसिकली फैक्टोरियल्स की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। सही है। अच्छा, अभी ये आया कहां से? ये आया कहां से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर इफ देयर आर टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और उन्हें हमें अरेंज करना है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमें अरेंज करना है तो कितने वे में कर सकते हैं हम लोग? n फैक्टोरियल वे में कर सकते हैं। वो कैसे आया यहाँ पे दिखा हमने, पहले इसमें 5 होता था, फिर एक एक कम करते जाते, सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। सही है। तो ये यहां से आया है n फैक्टोरियल। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? कैन यू गेस? 0 ही होगा। 0 ही होगा। वेल, इसका आंसर 1 है। इसका मतलब अभी एग्जैक्टली ये इसके फैक्टोरियल के डेफिनेशन से तो नहीं आएगा, बट इसका हम फिजिकली इंटरप्रेट करेंगे। सही है। अच्छा, अगर वहां पे 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? कैन आई से 2 फैक्टोरियल व्हिच इज नथिंग बट 2। अगर 3 ऑब्जेक्ट है तो कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल 4 ऑब्जेक्ट्स को कितने में अरेंज कर दे 4 फैक्टोरियल। तो अगर 0 ऑब्जेक्ट है, कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक 0 ऑब्जेक्ट है और मुझे इसे अरेंज करना है, तो 0 ऑब्जेक्ट में कितने वे में अरेंज कर सकता हूँ, उसका कितना नंबर ऑफ वे अरेंजमेंट का, कहने से एक ही वे है which is nothing but कुछ भी नहीं है वहां पे, तो वो एक ही वे में अरेंज हो सकते हैं 0 फैक्टर 0 ऑब्जेक्ट्स। तो दैट्स द रीजन वहां से इसका आंसर आ रहा है 1। इतना क्लियर है कैसे है? अच्छा, और एक तरीका है, बेसिकली ये एक मेथड है एक्चुअली 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ये प्रूव करने के 4-5 तरीके हैं, उसमें से आज मैं 2 बताने वाला हूं। सबसे पहले ये बता दिया, फिजिकल इंटरप्रिटेशन से बता दिया कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। अच्छा, और एक वे इस चीज को प्रूव करने का कि n फैक्टोरियल हमें पता है, n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n into n minus 1 into n minus 2 and so on अप टू कहां तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, सही बात है। अच्छा, तो कहना है से n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n times n minus 1 फैक्टोरियल, हाँ या ना? अच्छा, that means मैं n minus 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, कहना है से n minus 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n, हाँ या ना? ओके, अभी इस चीज में n की वैल्यू 1 डाल दो, इस चीज में n की वैल्यू 1 डाल दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, LHS में तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, RHS में क्या आ जाएगा, RHS में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल बाय 1 व्हिच इज नथिंग बट 1। तो यहाँ से भी हमें आंसर आ रहा है 0 फैक्टोरियल 1, सही है। तो समझ में आ रहा है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों है, दोनों तरीके फिजिकल इंटरप्रिटेशन एंड दिस मेथड। अच्छा, और वेज भी है गामा फंक्शंस वाले, बट वो छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। चलो लिखो इतना। चलो अभी इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं फैक्टोरियल का। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट क्या क्वेश्चन लेंगे, प्रूव दैट n factorial is always divisible by 10, is always divisible by 10 for all n greater than equal to 5, सही है। चलो करो, इसे कैसे करेंगे मुझे बताओ। चलिए, तो अभी ये तो कुछ बहुत इजी क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले n फैक्टोरियल का डेफिनेशन देखेंगे। आपका n फैक्टोरियल का डेफिनेशन है n into n minus 1 into n minus 2 कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, सही बात है। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं 5 फैक्टोरियल या फिर उससे बड़ा नंबर लूं, सपोज अगर मैं 5 फैक्टोरियल ले रहा हूं, 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सही है। और अगर मैं 6 फैक्टोरियल लूं, 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सही बात है। अगर मैं 5 से बड़ा नंबर लूं, कहना है से उसमें ये 5 और 2 हमेशा आएगा, 5 और 2 हमेशा आएगा। And what is 5 2 what is 5 2 कहना से 10। तो अगर मैं n फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड कर दूं, जहां पे n जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो कहना है जो 10 है ये वो 5 और 2 से कट जाएगा। अगर सपोज मैं 6 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैंने 6 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड किया, तो ये 5 into 2 10 कट जाएगा और ये प्रॉपर्ली डिविजिबल हो जाएगा। कहना है हाँ या ना? ओके फाइन, तो कहना है ये प्रॉपर्ली डिविजिबल हो रहा है हर केस में। तो बस यही रीजन है इसका कि अगर n की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, तो उसके फैक्टोरियल में 5 और 2 ये दोनों नंबर्स हमेशा आएंगे। एंड दैट द रीजन 5 टू द 10, वो 10 हमेशा कैंसिल हो जाएगा और सारे नंबर्स फिर आगे इससे डिविजिबल होंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हर नंबर के आगे 0 आएगा ही आएगा। इनफैक्ट एक 0 रहेगा, मल्टीपल जीरोस भी रहेंगे बाद में। इतना क्लियर है? हाँ ठीक है, लिखो इतना सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। एक्चुअली इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई, when to add and when to multiply, बेसिकली इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली ऐड कब करना है, फिर मल्टीप्लाई कब करना है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे अलग अलग 5 into 4 into 3, तो कुछ बच्चे पूछे ऐड क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई ही क्यों किया। एग्जैक्टली तो यहाँ आपका एक रूल ऑफ थंब है। वो रूल ऑफ थंब क्या आपका कि जब भी अलग अलग केसेस बनते हैं ना, व्हेनेवर वी टेक डिफरेंट केसेस, उस केस में ऐड करो, बाकी हर केस में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब लिख लेना कि whenever there are different cases, then add the number of outputs, then
add their number of outputs. रेस्ट हर केस में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इतना क्लियर है? ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में जब एक फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे 5 अलग अलग लेटर्स आ सकते हैं, यहाँ पे 4 अलग अलग आ सकते हैं, तो कैन आई से बनता तो एक ही वर्ड ना। यहाँ पे सपोज मैंने टी डाल दिया, यहाँ पे मैंने ए डाल दिया, यहाँ पे मैंने एच डाल दिया, फिर एच डाल दिया, फिर एम डाल दिया, सही है, ये बनेगा तो एक ही वर्ड ना। तो ये हम किसी अलग अलग केसेस की बात नहीं कर रहे थे, ये हम यहाँ पे एक फिक्स्ड केस की बात कर रहे थे, दैट इज रीजन हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अगर हम लोग अलग अलग केसेस लेते थे, फॉर एग्जांपल सपोज ये एम से स्टार्ट हो रहा है या फिर एच से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा अगर हम लोग इसे अलग अलग केसेस लेके सॉल्व करते, उस केस में हमें ऐड करना पड़ता। तो ये क्लियर है कैसे कर रहे हैं, ऐड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है? ओके फाइन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, ये सब जो पढ़ा फैक्टोरियल के बारे में काउंटिंग प्रिंसिपल, व्हेन टू ऐड, व्हेन टू सबट्रैक्ट, ये सब चीजें जो हमने पढ़ी, ये सारी साइड थ्योरी थी, ठीक है। अभी हम लोग एक्चुअल थ्योरी पे आएंगे जो पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी परम्यूटेशन से। सही है। अभी परम्यूटेशन का लिटरल मीनिंग होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और देन उसके बाद उसको अरेंज करना है। सही बात है? अच्छा ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया था हमने कि मैथ्स अपना वर्ड है उसमें से लेना है। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, सपोज मेरा एक वर्ड है मैथ्स, MATHS, ये अपना वर्ड है, ठीक है। अभी इस केस में मुझे इस वर्ड के लेटर्स को उठा के एक 4 लेटर वर्ड बनाना है। अभी पहले हमने 5 लेटर वर्ड बनाया था ना, अभी मुझे सपोज 4 लेटर वर्ड बनाना है, सही है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, तो इसका बेसिकली फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ 4 लेटर वर्ड कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स। और इसमें भी 2 केसेस है, इसमें भी 2 अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहला केस है कि आपका रिपीटेशंस आर अलाउड, और दूसरा केस है कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, हम एक्चुअली 3 लेटर वर्ड बनाएंगे। तो FTNOW का मीनिंग होता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज। तो अभी से हर क्वेश्चन में मैं ये फाइंड द नंबर ऑफ वेज लिखने से, बिकॉज ये हर क्वेश्चन में ये आएगा स्टार्टिंग में, तो ये लिखने के बदले में FTNOW लिखूंगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ 3 लेटर वर्ड कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथ्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिपीटेशंस आर अलाउड, सबसे पहला कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशंस आर अलाउड। सही है। तो हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 स्लॉट्स बना देता हूँ, 1 2 3। सही बात है। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं? यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं? 5 लेटर्स आ सकते हैं। यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं? 4। और यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? कहना है इसका आंसर होगा 5 × 4 × 3। सही बात है। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 2 × 1 द होल डिवाइडेड बाय 2 × 1। सही बात है। बेसिकली मैंने बस ऐसा लिखा है। अभी इसका ये एग्जैक्टली क्यों लिखा इसका रीजन मैं बता दूंगा, बट ऐसा लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना? नहीं, फिर से बताओगे सर? ये जो 5 × 4 × 3 है, हाँ, मैंने बस 2 × 1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाँ, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को लिख सकता हूँ मैं 2 फैक्टोरियल। सही बात है। अच्छा, अभी ये इसे लिख सकता हूँ मैं 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 3 फैक्टोरियल। ये 2 के वाले में लिखा 5 - 3 फैक्टोरियल। सही बात है। अच्छा, तो बेसिकली इट इज नथिंग बट 5p3। 5p3, इट इज नथिंग बट 5p3। अच्छा, मैं अभी इसे जनरलाइज का फॉर्मूला बता देता हूँ। जनरलाइज फॉर्मूला बताओ। NPR का मीनिंग होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। NPR का मीनिंग होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने 5 ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली यहाँ पे हमने ये 5p3 किया है। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 3 है। तो बेसिकली इसका मीनिंग है, जो क्वेश्चन पूछने का मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आपसे आंसर निकालो आओ, बेसिकली मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था NPR का। तो NPR का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को चूज करके हमें अरेंज करना है। NPR का मीनिंग क्या होता है? देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स,
we have to choose r objects and arrange. We need to arrange r objects obviously from this n objects. सही है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं npr. अगर n ऑब्जेक्ट्स है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट चूज करके उन्हें अरेंज करना है, एंड ऑब्वियसली इसमें रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड. इसमें रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं npr, जहां पे npr का डेफिनेशन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. और ये कैसे आया ये फॉर्मूला, ये क्लियर है? तो लिखो इसे सबसे पहले तो सही है. अच्छा, अभी इसी का पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 में क्या है कि अगर रिपीटेशंस आर अलाउड, आई मीन हम लोग एक ही लेटर एक बार, दो बार, तीन बार यूज कर सकते हैं. सही है, तो यहाँ पे 3 लेटर्स के मैं 3 स्लॉट्स बना लेता हूँ. यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं? 5. कहने से 5. यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 5. यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं. हाँ. तो ये कितना बन गया? कहने से 5⁻³ बन गया ये. तो बेसिकली यहाँ पे अभी क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन, n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम. बेसिकली यहाँ पे हम इसे जनरलाइज कर देते हैं. सपोज देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट चूज करके अरेंज करना है. r का चूजिंग एंड अरेंजिंग, तो ये कितने वेज में कर सकते हैं? ये n⁻r वेज में कर सकते हैं. बेसिकली 5 n into n into n ऐसे r टाइम्स होगा ना, तो n⁻r वेज में कर सकते हैं. सही है. अच्छा, तो बेसिकली अभी इसका हम लोग जनरलाइज्ड प्रिंसिपल लिख रहा हूं मैं. इसका जनरलाइज्ड प्रिंसिपल लिख रहा हूं. जनरलाइज्ड प्रिंसिपल क्या लिख रहा हूं? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम्स व्हेन रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस का मीनिंग क्या है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. सही है, ये मैं पहले बता चुका हूं, तो वो इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग वो सब. सही है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. ये डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब ऑब्जेक्ट्स में रिपीटेशन स्टार्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली सेम होने लग जाते हैं, तब क्या करना है वो बाद में बताऊंगा. सही है, व्हेन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, taken r at a time when repetitions are not allowed. When repetitions are not allowed, ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू npr. और npr क्या है? इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. सही बात है. ठीक है, अभी इसी का और एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि सेम चीज कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, लेकिन इस केस में रिपीटेशंस आर अलाउड. रिपीटेशंस आर अलाउड. ये क्या है? ये किसके इक्वल है? ये n⁻r के इक्वल है. सही बात है. तो बेसिकली इसका जो हमने पहला एग्जांपल किया था, पहले एग्जांपल में जो n फैक्टोरियल किया था हमने, कहां पे गया? नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसमें हम लोग r चूज नहीं कर रहे, जितने ऑब्जेक्ट उतने सारे के सारे चूज कर रहे हैं. सही बात है. तो उस केस में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आता था n फैक्टोरियल अगर रिपीटेशंस नॉट अलाउड है, एंड इट वाज इक्वल टू n⁻n व्हेन रिपीटेशंस अलाउड. सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन अभी हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट नहीं कर रहे, हम उनमें से r ऑब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं और उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो उस केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है npr if repetitions are not allowed, and it is equal to n⁻r when repetitions are allowed. ये इतना क्लियर है?